जी सर। ओके तो आज डिस्कशन शुरू करते हैं सर कॉकरोच जनता पार्टी पर। ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी, तो हमारा ये डिस्कशन सेशंस काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। इनफैक्ट हम चाह रहे थे रोज़ हो जाए, रोज़ कोई ना कोई, सर कभी बीच आप में हो कभी मुझे। यूपीएससी का एग्जाम जो एग्ज़ाम पेपर का कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, कंट्रोवर्सी क्रिएट बार हुआ, बार हम लोग भी पेपर को रिविजिट कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं। अपने एनालिसिस को भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इतना लोग विरोध कर रहे हैं तो उसको एडजस्ट करें। एडजस्ट करें। और ये बात ठीक है, पेपर अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो टफर साइड तो था ही। तो टफर साइड था, बट हाँ, मेरा ये कहना एब्सर्ड नहीं था, था, एब्सर्ड नहीं, नहीं था। पिछली बार भी मेरा यही कहना था कि जहां कट ऑफ फिक्स है 33%, वहां आप अगर यूपीएससी से डिमांड करते हो तो लॉजिकल है, क्योंकि इंजीनियर्स के साइड पर तो पेपर टिल्टेड रहता ही है। मैथमेटिक्स आएगी, नंबर देखते ही हम लोगों को लगता है कि अरे वाह, मजा आ गया, और किसी और को ऐसा लगता है कि अरे वाह, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। तो ये तो है ही टिल्ट। हाँ, अगर ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं ये केवल इतना कह दें कि भाई जहां कट ऑफ फिक्स है वहां पर सरकार या यूपीएससी कुछ लीनियंसी करे, अगले साल से इस कट ऑफ को 30% या 27, 28, वॉट एवर दे फील लाइक। अगर आपको पेपर का स्टैंडर्ड इतना हाई रखना है तो मेरे कई ऑप्शनल के बच्चे सर जो पिछली बार क्वालिफाई कर भी गए थे वो सीसेट नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ, तो वहां पर अगर ये सब शोर मचाएं तो मैं उनका साथ दूंगा। पर जब जीएस में आप बहुत ज्यादा करते हो तो मैं उसको ये मानता हूं कि भाई कट ऑफ, पेपर कठिन है, कट ऑफ नीचे जाएगा, खत्म बात कर, 75 जाएगा, पेपर क्या हो जाएगा भाई। कठिन होना एक अलग बात है सर, पर जो एब्सर्ड और यूपीएससी पर क्लेम कि यूपीएससी जो है छात्रों का भविष्य खराब कर रहा है, उस बात से तो मैं सहमत नहीं था और आप भी नहीं। हाँ। सर आप कभी भी कोई भी एग्जाम के बारे में ये एक जो एस्पिरेंट है या जो टीचर्स तैयारी करा रहे हैं वो ये कभी भी ना क्लेम करें कि भाई तुम मेरे हिसाब से क्वेश्चन उनके हिसाब से कैसे सेट हो सकता है। अच्छा, इसी बीच में ये कॉकरोच वाला एपिसोड आया गया, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे पर बातचीत नहीं कर पाए। तो अब देखिए सर क्या है कि सभी जानते हैं कि ट्रिगर रहा जस्टिस सूर्यकांत जी का स्टेटमेंट, जो कि वो कुछ वकीलों को कह रहे थे जिन्होंने पीआईएल को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ही वॉज ऑल्सो रेफरिंग टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि कोर्ट को भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ दी एक तरह से लिमिट क्रॉस करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा आप जान रहे हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। और इसमें लेफ्ट राइट दोनों तरह के लोग हैं। जैसे ही आपके तरफ फेवर में बात नहीं आती आप क्रिटिसाइज करते हो, है ना। जैसे आपके वो एक सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, फिर वो कांग्रेस पार्टी का पहले बहुत दिनों तक विरोध किया उन्होंने, फिर उसके बाद वो यूजीसी के मेंबर बन गए, हाँ, फिर आम आदमी पार्टी चले गए, फिर आम आदमी पार्टी से भगा दिए गए। अब वो पहले ईवीएम पर शोर मचाते थे, अब वो एसआईआर पर मचा रहे हैं। तो ये सब एक, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, आपके फेवर में डिसीजन आएगा, आप ठीक है, आपके अगेंस्ट आ गया, आप कोर्ट को जितना मर्जी होता है आप बोल देते हो, तो डर तो खत्म हो ही गया है। तो जस्टिस वाज, सूर्यकांत जी वाज रेफरिंग टू दिस, नॉट दी जो हमारा जो यंगस्टर है उसके लिए नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। और बेसिकली सर क्या है कि ये तो सीन देखने में आया ही है कि ऑल ओवर इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी पहले से भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का पहले से भी ये कमेंट रहा है कि ये बहुत मिसयूज भी लोग कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट का बहुत मिसयूज, मतलब आरटीआई विसिल ब्लोअर बनने के लिए, मतलब लोग प्रोफेशनल विसिल ब्लोअर बन रहे हैं, प्रोफेशनल आरटीआई लगाने वाले बन रहे हैं। अगर एक बार उन्होंने आरटीआई से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली तो पब्लिक को देने के बजाय वो उससे अपना धंधा चला रहे हैं ना, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ले ली, अब आप इतना पैसा दो, ये करो। तो इनके लिए उन्होंने जॉइंटली एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया था कि जी ये तो कॉकरोच बहुत हो गए, और इसको यूथ ने अपने ऊपर लिया या यूथ को ये परसेप्शन दिया गया कि तुम्हारे लिए कह रहे हैं। ये दोनों पक्ष इसके अंदर देखने को मिले। सर देखिए, जिस देश की आबादी 140 करोड़ होगी और डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ भारत जा रहा है, इसका मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी अब एक तरह से बहुत हाई हो चुकी है। तो जब इनफैक्ट जा क्यों रहा है, 2020 में ही हम लोग एंटर कर गए हैं उस फेज में जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज कहेंगे। लगभग 50-55 तक चलेगा
and it will peak around 2031. तो इंडिया एक बहुत क्रूशियल फेज में है अगर आप अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखते हैं। ऐसे में ये तो हम सब लोग स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं अपने आंसर्स में कि भाई इफ वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस पोटेंशियल, अगर हम स्किल एनहांसमेंट नहीं करेंगे तो आप हेल्थ नहीं ध्यान देंगे, एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो दिस में टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर एज वेल। तो एंगर तो है सर, लोगों में एंगर है और मतलब स्वाभाविक है, कोई भी सरकार होगी वो सभी को खुश नहीं कर पाएगी। और बहुत अच्छा एक बात और है सर, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रियल क्राइसिस है वो आप समझो ना, इट इज सरकारी अनएम्प्लॉयमेंट जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। और लोगों के दिमाग में एक वो भी रहता है कि हमको नौकरी भी सरकारी चाहिए बस। और जो वो नौकरी सरकारी चाहिए उसके पीछे लोग अगर भागे जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों की कम वैकेंसीज निकल रही है, तो इन सब के कारण एक एंगर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। केवल हम यूपीएससी को जोड़ लें, 1000 सीटें दे दें, हर राज्य की भी हम 30,000 सीटें ले लें, तो तब भी सर 30,000 लोग तो बन पाएंगे। बाकी पोस्ट को जोड़ लें, कुछ और बढ़ा दीजिए, मैक्सिमम 40,000, इससे ज्यादा नहीं। हाँ चलिए आप ग्रुप डी और बाकी जोड़ लो, कुछ और बढ़ा दो, लाख में चला जाएगा। लेकिन जहां जनता ही इतनी ज्यादा है, युवा, वहां तो सरकारी नौकरी का तो स्कोप मतलब ये लगभग ये मानना पड़ेगा कि जी सरकारी नौकरी से हटकर भी हमें सोचना पड़ेगा। और ये मेंटालिटी अभी चूंकि सोसाइटी में डेवलप हुई नहीं है, तो इसलिए जब वो नौकरियों की वैकेंसीज कम निकलती है या निकलने के बाद, अच्छा एक और बात है इसमें, वैकेंसी तो निकली है, निकलने के बाद पेपर आउट वगैरह होना, पेपर आउट हो जाना, वो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ाया, उसने बढ़ाया भी है। और यहाँ पर हम यूथ को गलत भी नहीं मान सकते, बेचारे तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग गरीब होते हैं और बहुत ख़राब कंडीशन के अंदर कोचिंग्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने गए, बता पेपर आउट हो गया और एक माफिया डेवलप हुआ। तो अच्छा सर क्या है ना, एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद न सिर्फ वो आर्थिक रूप से एक अलग तरह के पैराडाइम में चला जाएगा, सोशली भी चला जाता है, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक अलग लेवल पर चला जाता है। और इसी का लालच है ज्यादा, इसी का टेम्पटेशन है। आप जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, बिल्कुल है कि भाई आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, अगर आप कहें कि भाई लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप थोड़ा सर आपको डर लगेगा, आप हो सकता है आप ना इंक्लाइंड हो शादी करने के लिए। वहीं अगर किसी सरकारी नौकरी में है, चाहे छोटा ही पद हो, लेकिन तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी माना जाता है और उसके अंदर माना जाता है कि बहुत बेनिफिट्स है, अप्रोच किया जाए, और कुछ हद तक है भी, बेनिफिट्स है भी, सारी बातें बेनिफिट है। हालांकि जो एस्पिरेशंस लोग रख रहे हैं उतना भी अब स्थिति नहीं रह गई है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है, बस ये है कि वहाँ स्किल डेवलप करनी पड़ती है। बट एक सेंस ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है इन सोसाइटी में, अच्छा पेंशन की स्थिति भी आप देखिए वो भी हट चुकी है, तो लेकिन फिर भी जो माइंड सेट है ना वो स्टेटस कोइस्ट है सर, स्टेटस को है, और वो स्टेटस कोइस्ट माइंडसेट बहुत बड़ी क्राउड को अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें झोंके जा रहा है। अच्छा एक बार सर आप 30, 32, 35 के एज तक अगर पहुंच गए सर, तब कोई भी काम करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। हाँ, जिसने केवल पढ़ाई की हो 20 से लेकर 30 तक, 20 के पहले भी की होगी ऑब्वियसली, पर वो जो कॉम्पिटिटिव तैयारी की बात कर रहे हैं, उसके बाद सर कोई दूसरा काम करना मतलब इतना सरल नहीं है। अपना स्वरोजगार करो, एंटरप्रेन्योर बनो, ये सब बहुत मुश्किल काम लगता है। हाँ, अब सरकार भी इस बारे में कह नहीं सकती, एज लिमिट बढ़ाई जाती है, अटेम्प्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं यूपीएससी में, मतलब क्या करा जाए, जरूरी। अच्छा बच्चा इस लेवल, अगर मान लीजिए कि अटेम्प्ट घटा भी दिया जाए तो उसका भी रिपरकशन होने वाला है, तो मैं क्या मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है सर, बच्चा परेशान है, दुखी है, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, देखते हैं कि आप एक बार प्री दे रहे हो नहीं हो रहा, 2 बार दे रहे हो नहीं हो रहा, फिर भी आप उसमें लगे हुए हो, और एज भी बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और उस फ्रस्ट्रेशन अच्छा साथ में कई बार ऐसा भी होता है, जिन लोगों ने लाइन बदल कर कोई दूसरा
काम शुरू कर दिया वो फेल हो अर्निंग के गए। फेज में आ गए। हाँ, और कुछ फेल हो गए, बहुत से फेल भी हो गए, और जो फेल हो गए उनको देखकर लगता है कि यार इन्होंने गलत डिसीजन लिया था, हाँ। और इसीलिए लोग लगे भी रहते हैं। तो एक तो वो फेज आ गया कि जो लोग फेल हो रहे हैं उनको देखकर आप डिमोटिवेट हो रहे हो। एक जिन्होंने अर्निंग शुरू कर दी है, अब आपको लगने लगा यार हम उस टाइम पे अर्निंग कर देते, मतलब चले जाते तो अर्निंग शुरू कर देते, लेकिन आप इस चक्कर में फंस गए तो फंसे रह गए। गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति जो टेम्पटेशन है उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि हमको नौकरियां नहीं मिल रही, इनकम लेवल का भी सबको रहता है कि भाई वो बढ़े। और लेकिन क्या इसके पीछे कुछ विदेशी साजिशें या ऐसा कोशिश करना कि इंडिया के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को जेंजी आंदोलनों के तहत डीस्टेबलाइज किया जाए, मुझे तो इसका भी एक फैक्टर इसके अंदर नजर आ रहा है। 100% है सर। सर देखिए, कहीं भी रिफ्ट है, उसी रिफ्ट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। भाई ईरान में एंगर था तो ईरान में भी आंदोलन करवाए गए आंदोलन सर। करवाए गए, वो फेल हो गए तो इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। डायरेक्ट अटैक कर दिया। वही सेम। अच्छा आप सोचिए, भारत का जो युवा है, भारत में कोई नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका के कोई अंदर बैठा है। आयरलैंड में है, हाँ। कोई यूएस USA में के है, अंदर बैठा है। कोई आपका यूएई में है। ये सब 3-4 मिलकर नेक्सस बनाकर, एक जर्मनी वाले को भी ध्यान रखना है। हाँ। तो ये सब मिलकर नेक्सस बनाकर एंगर को एक चैनलाइजेशन कर रहे हैं कि टुवर्ड्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इनफैक्ट सेम मॉडल इन्होंने वहां यूज किया, बांग्लादेश में यूज किया, नेपाल के अंदर यूज किया। हाँ। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के बाद ये हुआ के था। बाद ये सब एपिसोड चला है। जो ये गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, तो उसके बाद रिजर्वेशन का इशू था। हाँ। और वो रिजर्वेशन का इशू को लेकर वहां भी जेंजी के नाम से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हुआ। नेपाल के अंदर कोर्ट का नहीं, लेकिन नेपाल के अंदर वहाँ के करप्शन के मेन इशू माना गया। हाँ, और यहाँ पर नेपाल वाले को आप सर, यहाँ के 2013 वाला 11 वाला जो चलता था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये कुछ वैसा टाइप का था। हालांकि इंडिया में हुआ ये। अच्छा इंडियंस के साथ ये जो भारत का जो सिविलाइजेशनल एसेट है, इसको भी सोचो भाई। जो देश मुगलों के आक्रमण के बाद, तुर्कों के आगमन के बाद, है ना, जो देश अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद भी यहाँ कोई इस तरह का आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया, है ना। गांधी जी अगर ये रास्ता ना अपनाते अहिंसा वाला, तो गांधी जी भी इतनी बड़ी क्राउड अपने साथ नहीं जोड़ पाते। बिल्कुल नहीं जोड़ पाते। ठीक है, हमारे गांधी जी से आपके मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई मत भिन्नता नहीं है कि गांधी जी यहाँ की जो एसेट है ना, जो सिविलाइजेशनल एसेट है, जो नेचर है, तासीर समझ गए थे उनकी, उसको समझ गए थे। भाई गांधी जी के लिए जो उनके अपोनेंट्स हैं वो भी ये बोलते कि गांधी जी का जितना लोगों की नब्ज पर हाथ था उतना किसी पॉलिटिकल लीडर का देखने में नहीं मिलता है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर भी सरकारें आई गई, लेकिन जो महात्मा गांधी का ऑरा बना हुआ है वैसा किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं बना। बहुत बड़ा अगर भगत सिंह जी को जो फांसी दे दी गई, अगर भारत की जनता का बेस्ट टाइम था ओवरथ्रो करने का, तो वही एपिसोड था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एंगर हुआ, लोग अपना आपस में बात किए, बात अपने काम में फिर लग गए। ये जो अभी भी एपिसोड ये प्रयास कर रहे हैं ना, ये भारत को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा एक और कारण है, भारत का जो नॉन होमोजीनस सोसाइटी है ना सर, ये भी एक बहुत बड़ा लेयर है जो गवर्नमेंट्स को, चाहे किसी भी तरह की सरकार रही हो, उसको एक इंसुलेशन दे देता है। सर इमरजेंसी के समय भी जो जेपी मूवमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट था। भाई उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे सरकार को उखाड़ फेंका? बाकायदा चुनाव लड़ा, 1977 का इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के प्रोसेस से जिन इलेक्शंस कमीशन को एक गालियां देते हैं, उसी इलेक्शन कमीशन, वही गवर्नमेंट के तरफ वाला इलेक्शन कमीशन, उस समय तो एक मेंबर हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद, उसने इलेक्शन कराया, गवर्नमेंट हटी, उसकी जगह नई गवर्नमेंट आई। यानी कि इंडिया के अंदर तो ये पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिलती कि लोग आंदोलनों से सरकार को हटा दे। इनफैक्ट आर्मी रिवॉल्ट, आज तक आर्मी कू जिसको आप बोलते हो, उसका कभी सुगबुगाहट तक नहीं देखने को मिली।
बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आई, इंदिरा गांधी के ज़माने में आई, उसके बाद जब 90s का पीरियड था, जब सरकारें अस्थिर थी, तब आई। लेकिन कभी आर्मी ने कभी ये नहीं सोचा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन वो सर कभी नहीं हुआ। जनरल वीके सिंह ने कोई एक कहीं से कहीं मूवमेंट करा दिया था, मैं याद कर पा रहा हूँ उसको। सरकार ने उनका पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया, वो ये था कि और कोई उनका साथ नहीं दिया। ये मतलब जनरली ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस समय क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा था कि पेपर्स में आ रहा था कि हमारी आर्मी मूव कर रही है। वो एक मतलब वो एक रूटीन मूवमेंट था, और हाँ, वही obvious उसको बात। रूटीन मूवमेंट था, और चूंकि उस पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो गई थी, तो लोगों ने बवाल मचा दिया जी इंडिया के अंदर आर्मी कू होने वाला है, और जनरल वीके सिंह की पूरी कुंडली निकाल ली थी इन्होंने। बस। एक दिन की उससे वो ओवर एज मान ली गए, रिटायर कर दिए गए। बताइए और जबकि उस भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं था, एक दिन से उन्होंने कहा जी मेरी एनडीए की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो नहीं तुम्हारे आपके एक्चुअल फॉर्म में ये है, और रिटायर कर दिए गए थे। उनको 1 साल पहले भागा दिया। और डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंटनी, और पेपर्स के अंदर हेडलाइन आई थी, एंटनी शोज हु इज द बॉस, है ना। तो डेफिनेटली देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि सब सारी सरकारें, मतलब मान लीजिए अभी की सरकार ले लें, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपको 100 आउट ऑफ 100 दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अगर आपको 100/33 भी नहीं मिल रहा है, आप फेल भी हो, तो भी आपको हटाने का प्रक्रिया वही इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा, वही होगा। तो इस तरह का जो पूरा व्यवस्था चलाई जा रही है। अच्छा, एक और बात है सर, जो व्यक्ति इसको लीड कर रहा है, वो व्यक्ति का अभिजीत। जब खंगाला गया तो पुणे में एफआईआर दर्ज है उसकी 2019 में, 7 साल पहले। और किस बात पे दर्ज है कि ही इज एन आईएसआई एजेंट एंड ही इज इंस्टिगेटिंग वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बैक डेट पे तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, पहले का है एफआईआर उसके अगेंस्ट में। तो अच्छा, एक और बात है सर, जयशंकर जी ने बहुत कैटेगोरिकली यूएस को कह दिया कि यू आर प्लानिंग सम काइंड ऑफ मिसचीफ इन इंडिया फ्रॉम द सॉइल ऑफ यूएस। आप देखिए ना, बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो भी हुआ है ये एक यूएस प्लान्ड पूरा व्यवस्था है। जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मणिपुर में खासम खास था, जो आया हुआ था, उसको जो हमने एकदम ठंडा वेलकम दिया और ठंडा फेयरवेल दिया, उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि हम अमेरिका से इस बात पर नाराज हैं। और देखिए, इन्होंने ये भी कहा जयशंकर जी ने कि आपके कहने पे हमने ईरान से संबंध खराब कर लिए, हालांकि ये नहीं करना चाहिए था। ये एक स्वीकारोक्ति है कि आप दबाव में डिसीजन ले रहे थे। लेकिन खैर चलिए, उन्होंने कहा कि भाई आपके कारण, आपने जैसा कहा ईरान में हमने उस तरह से डील किया, और अब आप अपनी सॉइल से हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। और अब इंडिया ने पूरी तरह से ये तो स्टैंड ले लिया है कि दिस विल नॉट गो ऑन फॉर एवर। ये सीआईए का जो पूरा स्टोरी चल रही है ना, इसको, अच्छा एक और बात है सर, इसको इस एंगल से भी देखिए। वो एक अमेरिकन एजेंट जिसको पकड़ा गया था, जिसको पूरा दिखाया है कि हम एक तरह से इसकी ठुकाई कर दिए है। आप देखिए व्हील चेयर में आ रहा था वो, उसकी इमेज जानबूझ के दिखाई गई थी यूएस को एक तरह से मैसेज देने के लिए। तो उसका हो सकता है जवाब देना ये लोग चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और बंगाल के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट लेना और बधाई देना, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्टेट गवर्नमेंट के हटने पर हेड ऑफ द स्टेट अमेरिका का, यूएस का, वो मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो मुझे तो लगता है वो बधाई देना भी एक तरह से कोई लॉजिक नहीं बनता है। हमारे देश का मैटर है। और वो इंटरनल इलेक्शंस कल तो ये पंचायत चुनाव के अंदर करने लग जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ट्रेंड मेरे को देखने को मिला। पाकिस्तान के अंदर इनको चैलेंज किया था इमरान खान ने, और ही सेड एब्सोल्युटली नॉट, मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि उनसे पूछा गया कि आप फिर से सीआईए को परमिशन देंगे क्या कि वो टेरर के अगेंस्ट में ऑपरेशन चलाए। ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, खुलकर एमएनएज, वहाँ पर जो हमारे एमपीज होते हैं, वहाँ एमएनएज होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उनको खरीदा गया, सरकार गिरा दी गई, और आज वो जेल में है। आज वो कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर रहा, और पाकिस्तान की आर्मी उसको बाहर लाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान आए। आज भी सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर इमरान खान ही है, 100%। और इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे रिग किया गया था सबको मालूम है। इनफैक्ट उसकी पार्टी पर बैन लगा दिया गया, तो उसकी पार्टी के लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए, और उसके अगर उसकी पार्टी का सिंबल ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो इमरान खान को हटाना
वेनेजुएला से प्रेसिडेंट को उठा लिया इन्होंने, ईरान नहीं माना तो हाँ। वहां पर सत्ता परिवर्तन और दूसरे अब तरीके तो से मुझे किया। लग रहा है कि जो नेपाल में ये हुआ था, ये भी यूएस चीन और भारत दोनों पर एक कंट्रोल रखने के लिए इन्होंने ये इंस्टिगेट कराया होगा। इंस्टिगेट कराया। बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका में कुछ दिनों पहले हुआ था ये सारा, तो ये कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो तो डीप इनको स्टेट तो का अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, और इंडिया चूंकि इनको ये इंडिया को ऐसे हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी बहुत बड़ी चीज़ है। हमने अमेरिका से भी रिलेशंस रखे हैं, हमने यूएसएसआर या रशिया से भी रिलेशंस रखे हैं, तो ये इंडिया इनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं लग रहा है। लग रहा है कि इंडिया को डील नहीं कर पा रहे हम। जो अमेरिका ईरान वॉर में हमने, ठीक है, अमेरिका के कहने से कुछ हद तक ईरान के साथ संबंधों को ख़राब किया, जो नेशनल इंटरेस्ट भी था हमारा कि वो तो होना भी था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान जैसे डील करना चाहता है, नेपाल जैसे डील करना चाहता है, बांग्लादेश जैसे करना चाहता है, और वो कर नहीं पा रहा। असली फ्रस्ट्रेशन वो वाला है। 10 बातें बोलेंगे तो एक दो तो आपको मान सकते हैं, माननी पड़ेगी। मतलब दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेनिटी। 4 ही दुनिया में देश मुझे लगते हैं इस समय जो सॉवरेन अपने को कह सकते हैं, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और यूएसए है। दैट्स ऑल, nobody else can claim sovereignty। और इस सॉवरेनिटी को मुझे लग रहा है अमेरिकन्स को हजम नहीं हो रहा है। उनको यही लग रहा है कि अब इंडिया में कुछ ऐसा करो कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी तैयार करो, क्योंकि जो हमारी वर्तमान अपोजिशन पार्टीज है वो करंट गवर्नमेंट को लोकसभा के चुनाव में चैलेंज करने के लायक नहीं कर पानी, वो कर भी नहीं पाएंगी। कितना ही अलायंस कर ले, कुछ कर ले, ये अमेरिकन्स को लग गया। और आप देखिए कि हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने भी इस पूरे मूवमेंट को, कॉकरोच जनता पार्टी वाले मूवमेंट को बहुत वार्म वेलकम नहीं किया, उसका ओवरवेलमिंग वेलकम नहीं किया। ये लगा कि हम इतने दिन से लड़ रहे हैं, ये कल का लड़का आके ले जाएगा कर दिया। और इसमें जो आम आदमी पार्टी का जो नया लिंक निकल कर आया है, वो जो लिंक है उसका पंजाब के चुनावों से भी बहुत बड़ा रिलेशंस है। पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगी है। वहाँ उनका मेन कंटेंडर है कांग्रेस पार्टी। अभी कांग्रेस पार्टी अगर कॉकरोच जनता पार्टी को ओन कर लेगी कि हाँ ये सही कर रहे हैं, तो हो सकता है जो बची कुची कांग्रेस पार्टी है वो वहाँ ख़त्म हो जाए। तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अन्ना हजारे वाला मूवमेंट था उसको हमारी अपोजिशन पार्टीज ने सपोर्ट किया था। उस समय बीजेपी ने सपोर्ट किया था। बीजेपी ने कहा था कि अन्ना हजारे सही बातें उठा रहे, और वहीं से ये भी देखने को मिला कि वहाँ आम आदमी पार्टी बन गई। जो दिल्ली के अंदर 10 साल 12 साल जितने भी अरविंद केजरीवाल ने रूल किया, वो वैक्यूम क्रिएट करवाने में बीजेपी ने रोल प्ले किया था, जबकि वहां पर काम फायदा उठा लिया था अरविंद केजरीवाल ने। तो कांग्रेस पार्टी इससे डरी हुई है कि हम अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो जो पंजाब के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी है होनी है, एंटी इनकम्बेंसी का जो बेनिफिट कांग्रेस को मिलना था वो मिल जाएगा। जैसे कि बीजेपी तक सर अरविंद केजरीवाल 67 सीटें जीत गया, एक बार 63 सीटें जीत गया, और उसको हराने के लिए ये नरेंद्र मोदी का प्राइम था। ये वो था जब पूरे इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी का प्राइम था, जिसमें दोनों इलेक्शंस में 67 और 63 सीटें 70 में से जीतना। बीजेपी ने जो रणनीति हराने के लिए बनाई वो तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसने कर ली। कांग्रेस नहीं कर पाएगी। कांग्रेस दोबारा आम आदमी पार्टी या उन्हीं से चेलों को वापस जितावा देगी। इसलिए कांग्रेस और दूसरी पार्टीज भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसमें दोनों पहलू मुझे नजर आते हैं सर। इसमें इस पार्टी के इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो सर लोग देख भी रहे थे ना, उसके पीछे भी वो जो साउथ में विजय की जो विन है ना, वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर की तरह रही कि यार हम भी इस तरह का कोई पैन इंडिया भी कर सकते हैं। हालांकि एक बात है, सोशल मीडिया और रियल जो सर पब्लिक है ना, उसमें अंतर है बहुत। मतलब चाहे आप जितना भी प्रयास करके सोशल मीडिया में गेन कर लें, मान लीजिए हम सब लोगों के सोशल मीडिया पे 4-5 हजार फ्रेंड्स हो सकता है, फेसबुक पे हो, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी किसी काम के लिए तो 2-4 लोग भी हेल्प कर दें तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अभी अंत में वही आप कोई 2-4-5-10 लोग आएंगे, कोई रिश्तेदार नातेदार आएंगे, वही वोट है। और वही वोट का तो छोड़िए सर, ये जो एक सोशल मीडिया में लोकसभा के इलेक्शन में कोई लड़ लिया था, लोकसभा में लड़ा है किसी विधानसभा में, उसके मिलियन से फॉलोअर्स थे, उसको टोटल 78 वोट मिले, 78 वोट मिले। एक कोई मुंबई का था, वो मुंबई का बॉस में था, एजाज करके कोई था,
बहुत हाँ। उसके बड़े फॉलोअर्स थे, हाँ, लेकिन वोट नहीं दिए। 78 वोट्स मिले उसको केवल। 60-70 वोट क्योंकि पाया। सोशल मीडिया पे किसी रील को देखकर किसी को फॉलो कर लेना एक अलग बात है, इलेक्शन हाँ। में जाकर वोट डालना, उसको चुनना, और वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, पर्टिकुलरली बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ना, उसके लिए ममता बनर्जी को मैं बहुत बड़ी मतलब सीजन पॉलिटिकल लीडर मानता बिल्कुल। था कि भाई वो अगर इलेक्शन हार सकती है, बीजेपी ने कितनी तैयारी की होगी, उसके बाद वो इलेक्शन अगर हारी है, तो इनको हराने के लिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो जोर मार सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे अगर इतने फॉलोअर्स हो गए तो वो सोशल हरा मीडिया सकते का सर रोल है अवेयरनेस क्रिएट करना, और चूंकि तरह तरह के व्यूज आ रहे हैं ना, इससे पब्लिक फिल्टर आउट करके करेक्ट रैशनल व्यू बना लेती है, और वो आपको हो सकता है आपको सुनने के लिए फॉलोअर बन जाए, लेकिन आपके व्यूज को उस तरह से एडमायर करे, ये जरूरी नहीं है कि जाके वोट दे दे। जाके वोट देते, वो वोट में कन्वर्शन बहुत मुश्किल होता है। मैं ना, ना। इसी पाकिस्तान का एग्जांपल, इंडियन डेमोक्रेसी इज डेफिनेटली अ मैच्योर डेमोक्रेसी, आज तो बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, उसमें सोशल मीडिया का रोल है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोशल मीडिया आपका जो व्यू है उस व्यू को इंटेंसिफाई और मैग्नीफाई तो करता है, लेकिन आपके व्यू को चेंज कर देना अभी ये पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल काम है। उसका और रीजन भी इसीलिए है आप सर, वहाँ देखेंगे नॉन कि सीरियस लोग हैं सारे, तो जो देखता भी है रील वील, वो इसी मूड से देखता है कि मुझे हंसना है या मजे लेने हैं, दैट्स इट। वो मानता या है कि ये क्या मुझे डिस्कशन में convince कभी काउंटर के लिए मिल जाएगा, एक दो पॉइंट बस, पहले से जाने रहो। बस उसमें से वो जानता है कि ये इनके खुद के विचार मैच्योर नहीं है, ये क्या मुझे मैच्योर करेंगे। भाई हमारा जो प्रिंट मीडिया था वो ये काम करता था, उससे लोगों के व्यू पॉइंट बनता था, बिल्कुल, जिसको आप बिल्कुल। जनमत बोलते थे वो तैयार होता था। मैं कुछ हद एक तक पॉइंट और ऐड करूंगा सर, इतना तो इस पार्टी ने किया कि थोड़ा सा सरकार को जोल्ट किया है कि भैया थोड़ा सा युवाओं के लिए कुछ करिए। नीट का पेपर जो हाँ, ये हो रहा जो है, क्रोध वो है एयरफोर्स लगेगी उसके लिए, आपको हिला देगा और आपकी सत्ता डावाडोल कर सकता है, सत्ता डावाडोल कर सकता है। पैनिक तो क्रिएट किया, वहां तक इनका पॉजिटिव रोल मानूंगा मैं, और ये होना भी चाहिए। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी के पास में हमेशा ये रहना चाहिए कि यार अगर हमने ये गड़बड़ करी तो हम कोई बपौती लेकर नहीं आए कि हम ही चुनाव जीतेंगे, और कोई तरीका भी तो नहीं है इस इतने पावरफुल लोगों से सोशल मीडिया के अतिरिक्त हम लोगों के पास कोई और मीडियम भी तो नहीं है, कैसे लड़ा जाएगा। तो इसमें तो मैं इस पार्टी को, युवाओं को मैं क्रेडिट दूंगा, मैं भी दूंगा ये क्रेडिट जो उसको मिलता है कि इसने कहीं ना कहीं भाई प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि नीट के पेपर पर अभी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि नीट का जो वापस पेपर होने वाला है उसको प्राइम मिनिस्टर खुद नजर रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पेपर पर प्राइम मिनिस्टर की नजर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो एजिटेशन था नीट वाला, वो एजिटेशन अगर दोबारा बढ़ गया, फिर से पेपर आउट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर सोचना, इस पे ये कॉकरोच जनता पार्टी ने थोड़ा तो पुश मारा है थोड़ा। अच्छा, तो इसी पर अगला डिस्कशन हम लोग करेंगे, लद्दाख का जो इशू चल रहा है उससे साथ जोड़ के देखेंगे। उससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है, फिफ्थ शेड्यूल क्या है, तो वहां पर इस टॉपिक को और यहाँ इस पूरी ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे, और क्या इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स है, हिस्ट्री से उठाएंगे कि कश्मीर का क्या असल समस्या है, बॉर्डर समस्या क्या है, और क्या समाधान और क्या किया जा सकता है। कश्मीर तो सर एक ही समस्या रह गई है जो जयशंकर ने उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कहा था कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमको पाकिस्तान कैसे देगा, कश्मीर के लिए तो एक ही प्रॉब्लम है, बाकी कश्मीर इज डन। जो जयशंकर ने विल बी डूइंग अ डिस्कशन ऑन दिस, हाँ, नेक्स्ट वीडियो उस पर कोशिश करूंगा। ठीक है सर, आज का यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट सर।